गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेनी है अगर एक सीट तो प्यार ध्यान से देखो ये सीरीज। और आज पेनिशिया सीरीज का पार्ट है 9 और हम ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर पार्ट सेकंड, यानी कि इससे पहले हमने टाइटस एंड्रोनिकस और रोमियो एंड जूलियट को डिस्कस किया था। और आज मैं उससे आगे की, यानी कि आप लोगों के लिए शेक्सपियर का रोमन प्ले दैट इज जूलियस सीजर और शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले हैमलेट जो है वो लेकर आई हूँ शॉर्ट में और कोटेशंस के साथ आप लोगों को बताऊंगी। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसका ट्रेजेडी सीरीज पे जब ख़त्म करेंगे तो ट्रेजेडी वाले क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट राइटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पीजीटी का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। पीजीटी का प्रैक्टिस बैच हैज़ बीन लॉन्च्ड। उसका नाम है स्कोपम और ये बैच 18 तारीख से लाइव चलेगा। इस बैच में हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं है क्योंकि हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, रोज़ के टेस्ट तैयार कर रहे हैं। और ये आपको जो आपका प्रैक्टिस बैच है ये 18 तारीख से लाइव स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप इस बैच को, अगर जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो दे कैन बाय दिस बैच, स्कोपम प्रैक्टिस बैच। देखिए वैसे तो अगर कोई व्यक्ति टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही फॉर्म भरे हैं तो दोनों ही अगर वो ले लेता है सीरीज, यानी कि स्कोपम और इसके अलावा पाइनियर, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ जो टीजीटी वाले होते हैं ना वो ज़्यादा पढ़ते हैं। पीजीटी में राइटर्स भले ही ज़्यादा हैं लेकिन लिटरेरी टर्म्स एंड ऑल दैट तो कोई भी चीज़ बचती नहीं है। तो अगर दोनों ही लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि, और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, अगर आपको क्वालिटी मिलती है तो उसमें इतना कोई इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। ये अगर आपके ये पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ भाई कुछ मिल रहा है हमको, इसमें क्वालिटी है, ये नहीं कि एवरी टाइम बस प्रीवियस ईयर लिए वो पढ़ा दिए, ये सब नहीं है। बहुत अच्छे बैचेस हैं। पाइनियर प्रैक्टिस बैच मैं मेहनत बहुत करती हूँ और स्कोपम प्रैक्टिस बैच। इसके अलावा भाई डिटेल्ड आप कोई पढ़ सकता है। फरवरी भाई आधा बीत चुका है फरवरी, तो अगर कोई पढ़ सकता है डिटेल में तो उनके लिए डिटेल्ड वाले बैचेस भी हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाना है और स्टोर में जाकर ये आप पाइनियर प्रैक्टिस बैच स्कोपम फॉर पीजीटी, स्कोपम इज ओनली फॉर पीजीटी एंड पाइनियर जो है वो टीजीटी के लिए है। और अगर दोनों कोई खरीदना चाहे तो दोनों भी ले सकता है। और इसमें हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं है स्कोपम में, लेकिन पाइनियर में है, हार्ड कॉपी मटेरियल है। जो हमारे जितने भी जो बैचेस हैं और टीजीटी के, पीजीटी के, यूपी टीजीटी पीजीटी के, सब में हार्ड कॉपी मटेरियल आपके घर आता है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी बुक है, ये भी उसके साथ दी जा रही है, पाइनियर प्रैक्टिस बैच के साथ है 1899 वाले। और ये हमारा डिटेल्ड बैच है यूपी टीजीटी का। ऐसा ही एक डिटेल्ड बैच यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का है। सारे नोट सब कुछ आपके घर पर आता है। ठीक है, चलिए अब अपनी सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज हमने ये 2 ट्रेजेडीज जो हैं वो ली हैं। ट्रेजेडी के बारे में पहले मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, तो अब आपको मैं जूलियस सीजर के बारे में बताना चाहूँगी। द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर पार्ट 2, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का नाम सब आप सभी ने सुना होगा और रेनेसांस एरा में से भी पहले जूलियस सीजर जो है वो बहुत ही फेमस था। और ये कहते हैं कि जूलियस सीजर 1599 में जब जूलियस सीजर को प्ले किया गया था तो इट वाज द फर्स्ट प्ले, मतलब इट वाज जो ग्लोब थिएटर में होने वाला पहला प्ले जूलियस सीजर था। और जूलियस सीजर कहते हैं कि ना ये एक तरीके से जो रिवोल्ट दिखा रहा है ना, जैसे क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ जो चाइल्डलेस क्वीन को लगातार क्वीन के खिलाफ भी रिवोल्ट्स हो रहे हैं कि कौन गद्दी का जो है शासक बनेगा। तो ये एक तरीके से शेक्सपियर ने ये भी चीज़ दिखाई है, क्वीन के खिलाफ बगावत भी, मतलब सिंबॉलिकली दिखाया है। तो जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी है, ये रोमन प्ले है। शेक्सपियर के 3 रोमन प्लेज में से ये एक रोमन प्ले है। तो जूलियस सीजर इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1599 और तभी ग्लोब थिएटर में इसका मंचन किया गया था। ये जूलियस सीजर के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी होती है ना भाई, एक बात है, गद्दी पे बैठना मुश्किल नहीं होता, गद्दी पे बैठ के उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। तो जूलियस सीजर के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी
उसकी कहानी बताता हुआ ये प्ले है। जूलियस सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी, उनका असैसिनेशन और पावर स्ट्रगल। प्ले शुरुआत होती है, सीजर रोम लौट कर आए हैं। 44 बीसी की जो है कहानी बताई गई है। 44 बीसी की कहानी है। सीजर जो है वो लौट कर आए हैं रोम, पॉम्पे को हराकर। लेकिन जो ग्रुप ऑफ सीनेटर्स हैं उनको लगता है कि ना सीजर जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी होता जा रहा है और सीजर की जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में सीजर, पूरी उम्मीद है कि सीजर एक डिक्टेटर बन जाएगा और इसीलिए वो लोग एक प्लॉट रचते हैं सीजर को मारने का। सीजर जो है ना वो कभी भी खुद के लिए मैं वर्ड यूज नहीं करता, सीजर खुद को सीजर बोलता है। सीजर जो है वो एट टू ब्रूट एंड डाई सीजर। तो दे कन्विंस ब्रूटस। तो वो ब्रूटस जो कि सीजर का एक बहुत ही प्रिय मतलब एक प्रिय क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा रोम से, लेकिन सीजर से भी ज़्यादा रोम को प्यार करता है। तो ब्रूटस को किसी तरीके से कन्विंस करके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो सीजर के खिलाफ कर देते हैं और अपने साथ मिला लेते हैं। ऑन द आइड्स ऑफ मार्च, यानी कि 15 मार्च में सीजर को ये एक सूटसायर ने, यानी कि एक भविष्यवक्ता ने सीजर से कहा भी था, बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। लेकिन सीजर इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। और सीजर 15 मार्च के दिन सीजर असैसिनेटेड, सीजर को मार दिया जाता है। कहाँ? रोमन सीनेट में। ब्रूटस हालांकि सीजर से बहुत प्रेम करता था, लेकिन फिर भी वो रोम के लिए सीजर को मारने में अपना साथ जो है वो देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं रोम के भले के लिए कर रहा हूं। सीजर का एक बहुत ही लॉयल दोस्त है और वो है मार्क एंटनी। जब जनता जो होती है ना उसके दिमाग को ब्रूटस नहीं समझ पाता, तो कैशियस ब्रूटस से मना भी करता है कि तुम ना मार्क एंटनी को बोलने का मौका मत देना। लेकिन ब्रूटस कहता है मैं इतनी बढ़िया तरीके से बोलूंगा, जनता को अपने फेवर में कर लूंगा। जब मार्क एंटनी, ब्रूटस जो है जब जनता को बताते हैं कि भाई मैंने क्यों मारा सीजर को, तो वो जनता को यकीन दिला देते हैं कि आने वाले समय में सीजर एक बहुत बड़ा एक ऑटोक्रेट और बहुत ही टायरेनिकल राजा बनकर उभरता, इसलिए उसे मारा जाना ठीक था। जनता कहती है हाँ बिल्कुल ठीक करा, सीजर को मार के ठीक करा। अब मार्क एंटनी आता है, वो सीजर की बॉडी को उसमें और ना जनता को जब वो एड्रेस करता है तो वो ना सीजर की बहुत तारीफ करता है और वो ये कहता है, मार्क एंटनी कहते हैं कि सीजर, अगर सीजर टायरेनिकल था, अगर सीजर आने वाले समय में एक बहुत ही तानाशाह बनने वाला था, तो क्यों उसने अपनी विल में सभी रोम वासियों को जो है अपना हिस्सा दिया है। बस जनता ये सुन के जो है भावनाओं में बह जाती है और क्राउड जो है वो कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट हो जाता है। उसके बाद मार्क एंटनी एक अलायंस बनाता है सीजर के नेफ्यू ऑक्टेवियस सीजर के साथ और वो लोग जो है कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ एक वॉर पे निकलते हैं। प्ले कल्मिनेट्स इन द बैटल ऑफ फिलिपी। बैटल ऑफ फिलिपी इसमें दिखाई जाती है, जहां पे एंटनी और ऑक्टेवियस की जो फोर्सेस हैं वो कॉन्स्पिरेटर्स यानी कि ब्रूटस और कैशियस को हरा देती हैं। और एक बहुत फेमस लाइन है यहाँ पे, जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। इसमें भी सुपर नेचुरल एलिमेंट को दिखाया गया है। जूलियस सीजर का घोस्ट जो है वो घूमता है और जो है मार्क एंटनी को ब्रूटस को पता चल जाता है कि उसका एंड जो है वो निकट ही है। Two of the main conspirators both commit suicide to avoid capture. The play ends with Antony and Octavius. भाई एंटनी और ऑक्टेवियस जो है वो विक्टोरियस होते हैं, लेकिन आज भी ये नहीं पता कि रोम का फ्यूचर में राजा कौन बनेगा। The tragedy explores the themes of ambition, power, friendship, betrayal, and the nature of political leadership. It also raises questions about the consequences of political violence and the cyclical nature of power struggles. तो अगर हम बात करें इसकी तो ये है। अब अच्छा, इस प्ले की एक खासियत ये है कि ये प्ले में जूलियस सीजर इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले, ऑल्दो द प्ले इज नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर।
जूलियस सीजर के नाम पर ये प्ले है, मगर जूलियस सीजर इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट। कौन है प्रोटैगनिस्ट? इसका प्रोटैगनिस्ट जो है ब्रूटस को माना जाता है, मतलब मेन कैरेक्टर जो है वो ब्रूटस है। और ये बहुत फेमस लाइन है इसकी, cowards die many times before their death but the valiant taste of death only once। ये यहाँ पर और ये जूलियस सीजर की लाइंस हैं, cowards die many times। ऑक्सीमोरोन भी है, मतलब ऑक्सीमोरोन तो क्या इसमें आप ये मान के चलिए कि कायर तो डाई मेनी टाइम, अपनी मृत्यु से पहले कई बार कायर जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बहादुर होता है ना वो एक ही बार मृत्यु को चुनता है जब उसकी वास्तविक मृत्यु आती है। तो ये एक पैराडॉक्स भी है। और कावर्ड्स टाइम मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट द वेलियंट टेस्ट ऑफ डेथ ओनली वंस। तो ये लाइन है जूलियस सीजर की है। और ये ना लाइन मार्क एंटनी की लाइन है जो ब्रूटस के लिए कहते हैं कि बाकी जितने कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने जो करा उनके अपने पर्सनल मोटिव्स थे, बट दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। लेकिन ये जो था ना, ये ब्रूटस, इसने सिर्फ और सिर्फ रोम के लिए इसने सिर्फ और सिर्फ रोम के लिए कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दिया। तो ये एक नोबलेस्ट रोमन था, सभी में नोबलेस्ट रोमन था। नाउ अब हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर अब हम बात करते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यानी कि इसमें इसे ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों कहा जाता है हैमलेट को? क्योंकि इसमें ना हैमलेट सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा, और इसी की वजह से वो एक्शन को डिले करता चला जाता है। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, 1599 से 1601 के बीच में लिखी गई, डेनमार्क जहाँ पर इसकी सेटिंग है, दैट्स डेनमार्क। ये प्रिंस हैमलेट की कहानी बताता है, जो कि अपने हैमलेट को जिस समय उसके फादर की मृत्यु की खबर मिलती है, उस समय वो जर्मनी में विटनबर्ग में पढ़ाई कर रहा था। जब हैमलेट वापस आता है तो उसको पता चलता है कि एक अजीब सी एक प्रेतात्मा जो है वो लोगों को दिख रही है, उसके सैनिकों को दिखी है, तो उसको भी उसके पिता का घोष दिखता है। और यहाँ पर किंग हैमलेट है, क्योंकि वो जो है अपने बेटे को बताते हैं कि हाउ ही वाज किल्ड। वो बताते हैं कि उनके खुद के भाई क्लॉडियस ने उनको जहर उनके कान में उड़ेल कर उनको मार दिया। उसके बाद उनकी संपत्ति हड़प ली, उनका राज्य हड़प लिया और उनकी पत्नी से शादी भी कर ली। हैमलेट बहुत दुखी हो जाता है। हैमलेट इज अंडरस्टैंडेबली डिस्ट्रॉट। हैमलेट बहुत टूट जाता है और वो ये सोचता है कि मैं बदला भी लेना है, और वो ना टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उसका हैमलेट के दिमाग में यही चलता है कि मैं जीऊं या मर जाऊं, या करूं या ना करूं। ये मॉरल डिलेमा उनके दिमाग में चलता रहता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए हैमलेट पागलपन भी जो है फेन करता है, और हैमलेट इवेंचुअली, अब इसमें एक प्ले विद इन अ प्ले है जिसे माउस ट्रैप, या पहले मर्डर ऑफ गुंजैगो था, बाद में इसका नाम माउस ट्रैप हुआ। हैमलेट जो है, मतलब इसमें माउस ट्रैप है या मर्डर ऑफ गुंजैगो, तो हैमलेट एक प्ले जो है वो इसमें दिखाते हैं, प्ले विद इन अ प्ले, और कैसे उसके फादर का जो है वो हत्या की गई। उससे लगता है कि अगर क्लॉडियस गिल्टी होगा तो उसके चेहरे पे आ जाएगी ये चीज़, और क्लॉडियस का गिल्ट उसके चेहरे पे दिखता है, और हैमलेट को पता चल जाता है कि इट इज़ क्लॉडियस हु किल्ड हिज फादर। लेकिन हैमलेट ना फिर भी नहीं मार पा रहा वो, क्योंकि जब वो देखता है कि वो क्लॉडियस जो है वो प्रार्थना कर रहा है, तो हैमलेट सोचता है कि उसके पिता तो अभी भी भटक रहे हैं, और ये अगर इस समय इसको मारा क्लॉडियस को, तो ये तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। अब हैमलेट जो है ना पोलोनियस को मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ और बेटे की बात जो है वो छुपकर क्लॉडियस सुन रहा है, जबकि सुन रहा होता है पोलोनियस, और वो एक्सीडेंटली पोलोनियस को मार देता है, जो कि किंग का एडवाइजर था, जो कर्टन के पीछे छिपा हुआ था। और इससे ना ऑफिलिया, जो कि हैमलेट की बिलवड थी, वो पागल हो जाती है। एक बहुत ही फेमस सीन भी है इसमें कि जो ऑफिलिया का जो फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, और जो ऑफिलिया की मृत्यु हो जाती है।
लेयर्टीज जो कि ओफिलिया का भाई है, वो अपने पिता और अपनी बहन की हत्या का बदला लेना चाहता है, इसलिए के लिए एक डुअल अरेंज किया जाता है। और हैमलेट की जो मदर है गर्ट्रूड, अब वहाँ पर एक पूरा स्टेज किया जाता है। किंग क्लॉडियस क्या करते हैं कि जो तलवार है उसमें एक जहर लगवा देते हैं। इसके अलावा वो सोचते हैं कि अगर तलवार से बच गया तो वो जब एक जो वाइन का प्याला है उसके अंदर जहर मिलवा देते हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से मर जाए। लेकिन वो जो जहर का प्याला है वो हैमलेट की मदर पी लेती है और वो मर जाती है। लेयर्टीज मरने से पहले, और रेपियर उसके भी लग जाता है, लेयर्टीज मरने से पहले हैमलेट को बता जाता है कि ये सारा का सारा प्लान तुम्हें मारने का क्लॉडियस ने रचा था। और फाइनल एक्ट ऑफ रिवेंज, हैमलेट जो है वो क्लॉडियस को मारता है और फोर्सेस हिम टू ड्रिंक द पॉइजन वाइन। लेयर्टीज इज आल्सो मोर्टली वुंडेड। हैमलेट भी थोड़े समय बाद मर जाता है। प्ले में दिखाते हैं कि प्रिंस फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे, जिनको किंग फोर्टिनब्रास को किंग हैमलेट ने हराया था, प्रिंस फोर्टिनब्रास आता है और वो डेनमार्क का कंट्रोल ले लेता है। हैमलेट शेक्सपियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में से एक मानी जाती है और इसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब मैं आपको उसके सम मोर पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ। टी.एस. इलियट ने अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में कहा है, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। उनका मानना यह है कि इस प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि भाई द चेन ऑफ सीक्वेंस एक्शन की जब आप व्हेन यू फील सेम लाइक द हीरो, वही फीलिंग्स आपको महसूस होती हैं जो हीरो को महसूस हो रही हैं, तो उसमें प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव माना जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। दैट इज व्हाई इट्स एन आर्टिस्टिक फेलियर। उनके हिसाब से मकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस एंड कोरियोलानस इज द मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। इसको तो उन्होंने द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहा है, द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। टी.एस. इलियट ने ही कहा है हैमलेट को द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि प्ले में हैमलेट के फादर का घोस्ट कितने टाइम्स अपेयर होता है, तो इट अपियर्स 4 टाइम्स। कई जगह आपको 3 टाइम्स भी मिलेगा, मगर ये 4 टाइम्स भी लेकिन 4 टाइम्स इसलिए है क्योंकि एक एक्ट में ना उसमें सीन 4 में और फिर सीन 5 में, तो हैमलेट के फादर का घोस्ट जो है इट अपियर्स 4 टाइम्स इन द प्ले। ठीक है जी। इस प्ले को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है बिकॉज हैमलेट कीप्स ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग। प्ले विद इन प्ले इज द माउस ट्रैप या द मर्डर ऑफ गुंजागो। कब किस में है? एक्ट 3 सीन 2 में। ये सम मोर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा टॉम स्टॉपर्ड का एक प्ले है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। ये एक एब्सर्डिस्ट प्ले है और ये रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न के ऊपर ही आधारित है, जो अपने साथ हैमलेट को ले गए थे। क्लॉडियस ने पूरा प्लॉट रचा था उन्हें मारने का, इंग्लैंड लेके गए थे। तो रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड ये एक एब्सर्डिस्ट ड्रामा है बाय टॉम स्टॉपर्ड। चलिए अब इसकी लाइंस देखते हैं। Oh, this too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew। अब आपको पता होगा कि हैमलेट जो प्ले है उसमें हैमलेट की 7 सोलिलोक्वीज है। हैमलेट की 7 सोलिलोक्वीज हैं और उनमें से ये जो सोलिलोक्वी है, हैमलेट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी मदर ने विद इन अ मंथ ये सब कुछ हो गया, घट गया, उसको अपना स्कूल ईयर छोड़कर आना पड़ा। उसके जो अंकल थे उसकी मदर से शादी कर ली, मतलब फादर की डेथ हुई, उसे अपना कॉलेज छोड़ के आना पड़ा। उसकी मदर जो है उसकी अपनी ना रही, तो वो कहता है वो बहुत ज़्यादा ना कंटेम्प्चुअस फील करता है अपने अंकल के प्रति, अपनी मदर को भी वो पसंद नहीं करता है। मतलब ये बहुत जल्द, ये जो बहुत हेस्टी मैरिज की वजह से, तो कहता है कि काश ऐसा हो दिस टू सॉलिड की ये जो फ्लैश है, ये जो शरीर है, ये हवा में घुल जाए और वो एक ड्यू, एक ओस की बूंद मात्र जो है वो रह जाए। तो ये इसमें यहाँ पर ये हैमलेट की सोलिलोक्वी है। 7 सोलिलोक्वीज है हैमलेट की। और ये हैमलेट ने अपनी मदर के लिए कह रहा है लेट मी नॉट थिंक ऑन इट, कि मैं तो सोचना भी नहीं चाहता। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। यहाँ फ्रेलिटी को संबोधित भी किया जा रहा है, पर्सोनिफिक है, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है। तो वो अपनी यहाँ
मतलब ये कह रहा है कि एक औरत इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो अपने मदर के लिए, उसका कहना ये है कि वो वहाँ पर हुए कि इतनी जल्दी वो जूते पुराने हो गए जिससे कि तक जिन जूतों से चलकर जो है वो कब्रिस्तान तक गई थी। A countenance more in sorrow than in, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। A countenance more in censor than in anger है ये वाला, तो थोड़ा दो स्पीचेस मिल गई हैं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। A countenance more in sorrow than in anger है, इसको मैं ठीक कर रही हूँ, than in anger। और ये जो है ये स्पीच जो है ये उनके जो हैमलेट के फ्रेंड है होरेशियो, उनके द्वारा बोली जाती है। वो कहते हैं, होरेशियो कहते हैं कि भाई मैंने ना एक प्रेतात्मा को घूमते हुए देखा है, उनके कपड़ों से देख के पता चलता है कि वो किंग हैमलेट है। एक काउंटिनेंस, लेकिन जो उनका जो काउंटिनेंस है यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी है, उनका चेहरा है, उस पर दुख ज़्यादा दिखता है, गुस्सा नहीं दिखता। दुख इस बात का दिखता है कि उनके अपने ही, मतलब दुख किस बात का है किंग हैमलेट को, कि उनके अपने ही भाई ने उनका मर्डर करा। तो वो ये होरेशियो कह रहा है कि काउंटिनेंस, कि मुझे ना एक प्रेतात्मा घूमती हुई जो दिखती है वो कौन है, किंग हैमलेट है, जिनका जो चेहरा है ना उस पर दुख ज़्यादा है, गुस्से से ज़्यादा दुख दिखता है। फिर ये वाली स्पीच पूरी इस तरीके से है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। ये इस तरीके से है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, ये ऐसे है। ये पोलोनियस है, पोलोनियस जिसे भाई सबसे ज़्यादा रेनेसांस मैन कहा गया है, प्रैक्टिकल मैन कहा गया है। हालांकि एडवाइस तो वो बहुत प्रैक्टिकल देता है, लेकिन खुद ही जो है बहुत मतलब जो है इम्पल्सिवली एक्ट करता है। तो टेक ईच मैन्स, देखिए, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट वेरी फ्यू दाई वॉइस, यानी कि सुनो सबकी मगर उस पर जजमेंट ना पास करो, बोलो बहुत कम। गिव एवरी मैन बट फ्यू, अब देखो इसमें ईयर और वॉइस अगर आप करते हैं तो इसमें जो है मेटोनमी फिगर है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये मेटोनमी भी एक होता है जिसमें वॉइस कैप के चाहिए इंस्ट्रूमेंट से किसी उसको बताया जाता है, तो ये मेटोनमी भी है। गिव एवरी मैन दाई ईयर, कि बहुत कम लोगों को बात सुनो, सबकी बात सबकी सुनो, लेकिन अपनी बात सब बहुत कम लोगों से कहो। इसके अलावा गिव एवरी मैन, और ये एंटीथीसिस भी है, टेक ईच मैन सेंसर, कि भाई ठीक है सभी लोगों को की बात सुन लो, सभी लोगों का क्रिटिसिज्म जो है वो तुम देख सुन लो, बट रिजर्व दाई जजमेंट, लेकिन एकदम से किसी भी चीज पर निर्णय मत दो। तो यहां पर यानी कि टेक ईच मैन सेंसर, हर किसी का जो क्रिटिसिज्म है वो सुन लो मगर अपना जजमेंट मत दो। तो ये पोलोनियस है जो अपने बेटे को लेयर्टिस को एक सलाह दे रहे हैं जब वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है। उसके बाद है ये है फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, ये भी पोलोनियस की ही स्पीच है, इसी की ही कंटिन्यूटी में है कि जितना तुम्हारे पास है, ये इससे ऊपर की लाइन है, ये इसमें नहीं है, कि जितना तुम्हारे पास है उससे कम जो है वो दिखाओ। और वो कहते हैं फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, कि कपड़े इस तरीके के पहनो कि जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो करें। यानी कि अगर तुम शो ऑफ करने वाले शो ही कपड़े पहनते हो तो लोगों को लगेगा तुम एक शैलो व्यक्ति हो। तो इसलिए फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन, कि जो आपके कपड़े जो होते हैं ना वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए कपड़े ऐसे पहनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को दिखाएं, तो ऐसे कपड़े मत पहनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। तो ये था आज का सेशन, आई होप कि आपको पसंद आया हो। छोटा सा सेशन था जिसमें से 2 मिनट मैंने अपने कोर्स के बारे में बताया है, उसके बाद बीच में कहीं मैंने ऐड नहीं करा, ठीक है। लेकिन ओके, वैसे भी मुझे पता है जिनको देखना होगा ऐड देख लेंगे, नहीं होगा तो आगे खिसका के देख लेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इंग्लिश सूत्रा के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद करें,
ठीक है जी, बाय बाय, और अपना आप तैयारी अच्छे से करते रहें। स्कोपम बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए लें, और टीजीटी के लिए पायनियर बैच ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।